नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो शुरू कर रहे हैं, ये चार ट्रैक की सीरीज चल रही थी हमारी, उससे आगे से शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो हम आज बताएंगे वो बताएंगे 1853 का चार्टर एक्ट, क्योंकि ये अंतिम चार्टर एक्ट था चार्टर एक्ट की सीरीज का, क्योंकि 4 ही चार्टर एक्ट आए हैं, ठीक है ना, जो कि 1793 से आने शुरू हुए थे और हर 20 साल के बाद चार्टर आता था, इसीलिए इन्हें चार्टर एक्ट कहा गया कि 20 साल के बाद आता था और 4 ही चार्टर एक्ट आए हैं, याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट इसमें शुरू करते हैं क्या, 1853 का जो चार्टर एक्ट के अनुसार चार्टर एक्ट 1853 चार्टर एक्ट कह रहे हैं 1793 से प्रत्येक 20 वर्षों के अंतराल पर ब्रिटिश सरकार द्वारा चार्टर एक्ट की जो श्रृंखला चली आ रही थी, ये एक्ट उस श्रृंखला का अंतिम एक्ट था। मूलतः यह एक्ट 1852 की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित था। मतलब ब्रिटेन में एक कमेटी थी, सेलेक्ट कमेटी, उसने एक रिपोर्ट दी जिसके आधार पर ये एक्ट बनाया गया। और उसका कहना यह था कि भारत में जो शासन किया जाए वो प्रांतीय व्यवस्था द्वारा किया जाए। आगे कह रहे हैं कि जिसमें भारतीय ब्रिटिश सरकार में प्रांतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की सिफारिश की गई और संवैधानिक विकास में इस एक्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या क्या किया इन्होंने, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं। इन्होंने किया है क्या कि इस एक्ट के मेन बिंदु या मेन पॉइंट्स हैं क्या कि अब कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे, पॉइंट है, जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई। जब तक संसद चाहे तब तक अपने अधीन रह सकती है कंपनी, रख सकती है किसी भी क्षेत्र को। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटा के 18 कर दी। 6 डायरेक्टर हटा दिए गए, क्योंकि 6 डायरेक्टर जो मनोनीत होते थे वो सम्राट द्वारा मनोनीत होते थे। जैसे आज भारत का राष्ट्रपति मनोनय करता है हमारे देश में, उसी तरह से 6 सदस्यों को जो मनोनय करता था वहां पे करता था सम्राट, और वो जोड़ते थे इस परिषद में, और उन्हें जोड़कर संख्या होती थी 24। वो 6 सदस्य कम खत्म कर दिए गए और 24 से घटा करके संख्या कर देगी 18। उसके बाद कंपनियों में जितने भी नियुक्ति के मामले होते थे उसके लिए ना डायरेक्टर्स की वो लेनी पड़ती थी संरक्षण। वो जो संरक्षण था ना कि डायरेक्टर्स की अनुमति लेनी जरूरी है किसी को भी कंपनी में नियुक्त करने के लिए, वो संरक्षण समाप्त कर दिया गया। अब किसी डायरेक्टर से पूछने की आवश्यकता नहीं है कंपनी में किसी की नियुक्ति करने के लिए। नेक्स्ट है, क्योंकि अब जो है राजनीतिक कार्य कर रही है कंपनी, अब व्यापारिक कार्य नहीं कर रही है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसलिए बनाए गए थे कि जो व्यापारिक स्थिति थी उसमें क्या बेईमानी हो रही थी वो देखने के लिए। अब निवेश वाली बात तो खत्म हो गई, तो इसलिए कंपनी में कोई भी नियुक्त हो उसके लिए डायरेक्टर्स जिम्मेदार नहीं होंगे किसी प्रकार, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो। अगला क्या कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक सदस्य जोड़ा गया था जिसका जो था विधि सदस्य 1833 वाले में, है ना, ये लिख रहा चार्टर एक्ट 1833 में प्रावधानों के अनुरूप जोड़ा गया था। उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन हुआ ये कि इस एक्ट के बाद गवर्नर को, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भी वोट देने का अधिकार दिया गया और उसकी स्थिति को बाकी 3 सदस्यों के समान कर दिया गया। दरअसल गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 3 सदस्य और होते थे गवर्नर जनरल से अलग, है ना, और चौथा सदस्य जोड़ा गया था ये विधि अधिकारी, यानी टोटल दोबारा से 5 सदस्य हो गए गवर्नर जनरल को मिला के। वो जो 4 सदस्य थे उसमें जो चौथा था विधि अधिकारी, उसे तो वोट देने का अधिकार भी था ही नहीं, लेकिन बाकी 3 सदस्यों का वोट भी वैसा ही होता था जैसा गवर्नर जनरल का वोट होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दे दिए गए थे कि वो अपने वोट का प्रयोग कर सकता था विशेष परिस्थिति में, है ना। लेकिन अब यहाँ पे खत्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल का वोट भी एक मत के बराबर ही माना जाएगा जैसा बाकी सबका, और बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को उल्लिखित कर पृथक कर दिया है। कहने का मतलब यहां से शुरू होता था लॉजिक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथककरण का सिद्धांत यहां से आया। क्या कि जो विधायी कार्य होंगे उन्हें कोई और करेगा, जो दूसरे कार्य होंगे उन्हें कोई और करेगा, बांट दिया जाए मतलब दोनों चीजों को। तो विधायी और प्रशासनिक, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे भी पावर्स को सेपरेट कर दिया गया। इसमें क्या गया कि विधायी कार्य हो तो 6 नए पार्षदों को नियुक्ति हुई और इन्हें 6 अलग अलग प्रांतों से नियुक्त किया जाता था। कैसे कि जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, याद रखिए कि 6 पार्षद नियुक्त किए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। इन 6 पार्षदों का चुनाव होता था कहां से, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। अतः इस एक्ट से स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी शुभारंभ हुआ। जो ऊपर आया था ना, सेलेक्ट कमेटी द्वारा जो कहा गया था
कि भारत में जो स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू होना चाहिए, तो यहाँ से स्थानीय प्रतिनिधित्व भी शुरू हो गया। इसके तहत ये यहाँ से स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू हुई है। जैसे आज आपके यहाँ पे विधायक लड़ता है ना, बेशक मुख्यमंत्री बैठता, लेकिन आपके क्षेत्र का तो वही है ना, जो आज जिसे आपने जिता के वजह आपका प्रतिनिधित्व तो वही है ना, तो स्थानीय शासन हुआ वो, ये स्थिति यहाँ से शुरू हुई। इस एक्ट के प्रावधान के अनुसार अब भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया गया। दरअसल जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वही भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहेगा और भारत का तो रहेगा ही रहेगा। अब उसे क्या किया गया, अब वो भारत का गवर्नर जनरल रहेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल पद से मुक्त कर दिया गया, वहां अब एक और गवर्नर बिठाया जाएगा, यह व्यवस्था की गई। तब तक एक लेफ्टिनेंट पद का अधिकारी उसकी जगह पे, जैसे कहते हैं ना कोई पद ना हो तो पद खा लेने पे एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, ऐसे ही देखिए बताता हूँ। कह रहे हैं कि इस एक्ट के प्रावधान अनुसार अब भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया गया एवं बंगाल के प्रशासनिक कार्यों तो एक गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान था। नए गवर्नर की नियुक्ति तक एक अस्थायी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, अस्थायी लेफ्टिनेंट गवर्नर उसकी जगह रखा गया और गवर्नर जनरल को अब भारत के शासन को केंद्रीय रूप से संभालना था। कहने का मतलब सेंटर बैठेगा अब गवर्नर, और पूरे देश में जितने प्रांत उसने बनाए हैं उन्हें देख, क्योंकि बाद में इसने ना राज्य बहुत बड़ा हो गया था, तो पंजाब हुआ और प्रांत हुए, यहाँ बाद में बताऊंगा, यहाँ पे लिखा आएगा कि क्षेत्र का कारण बढ़ जाना करण सेक्टर द्वारा नए 2 प्रांत बनाए गए, सिंध और पंजाब 2 प्रांत और बनाए गए थे बाद में। इस चार्टर प्रकार 1853 ने भारत में केंद्रीय प्रशासनिक नींव रख दी। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार सिविल सेवा की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। 1833 में भी कहा गया था कि भैया प्रतियोगिता रख लो, लेकिन जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने मना कर दिया। अब डायरेक्टर्स का तो काम ही खत्म कर दिया था, इसमें कोई वैल्यू नहीं रह गई थी उनकी, तो अब यहां से प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हो गई और 1854 में भारतीय सिविल सेवा हेतु मैकाले समिति का गठन किया गया और इस प्रावधान के अनुसार सिविल सेवा अब भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी, परंतु आयु अर्हता क्या थी, 1823, और 1823 के बीच का जो विद्यार्थी होता था उसके लिए ये बात ठीक नहीं थी। मतलब इतनी कम उम्र का विद्यार्थी उस वक्त के समय पे इस सेवा को पास करने लायक नहीं होता था। कह रहे हैं कि इस प्रावधान के अनुसार सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी, परंतु आयु अर्हता को 18 से 23 वर्ष रखा गया था, जो कि उस समय के शैक्षणिक स्तर के अनुरूप न्याय संगत नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, उस समय के युवा के लिए न्याय संगत ये बात नहीं थी कि 18 से 23 वर्ष का युवा ग्रेजुएट भी हो जाए और इस परीक्षा को दे सके और पास कर सके। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि लास्ट पॉइंट है इसका कि भारत में कंपनी का भू क्षेत्र विस्तार काफी बढ़ जाने के कारण इस एक्ट द्वारा 2 नए प्रांत सिंध और पंजाब को भी गठित किया गया। देखो मैं बता रहा था कि क्षेत्र बढ़ गया था और शासन करना कठिन हो रहा था, इसलिए 2 प्रांत और ढूंढे गए, एक सिंध था और एक पंजाब था, और वहां भी अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए गए, या लेफ्टिनेंट गवर्नर कह लीजिए, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर एक छोटे जो पद होता है उससे गवर्नर जनरल से लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें नियुक्त किया गया ताकि वो सभी प्रांतों का अलग अलग शासन चला सके। तो यहाँ से शुरू हुई थी ये, और जो नेक्स्ट एक्ट आएगा हमारा इसके बाद आएगा 1858। ठीक है, 1858 की बात करूंगा तो 1857 में क्रांति हो गई थी, एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, और क्राउन या संसद इस ताक में बैठा हुआ था कि किस तरह से कंपनी गलती करे और भारत का संपूर्ण शासन अपने कब्जे में ले लिया जाए, और ये शुरुआत होगी यहाँ से, क्योंकि 20 साल वाले चार्टर जो आते थे उनका अंतिम चार्टर था ये वाला जो ये आपने पढ़ा है अभी अभी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहूं, और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बहुत मेहनत करके बनाता हूं। प्लीज़ अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो कोई बात, मुझे डिसलाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक बनता है यार, एक लाइक कर दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।